अब जो हमारी कक्षा है उस कक्षा में हम चैप्टर 12 की स्टडी करेंगे और उसके अंतर्गत हम जो ऑफेंस रिलेटेड टू कॉइन यानी कि जो कॉइन से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उन ऑफेंसों के बारे में हम जो कि पढ़ेंगे। तो सेक्शन 12 का जो टाइटल है वो टाइटल है सिक्के और सरकारी स्टाम्पों से संबंधित अपराध। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे सेक्शन 230। 230 के अंतर्गत है सिक्के की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द कॉइन। तो सिक्के की परिभाषा में सबसे पहले देखेंगे कि सिक्का क्या है। तो सिक्का तत्समय धन के रूप में लाई जा रही और इस प्रकार उपयोग में लाए जाने के लिए किसी राज्य के द्वारा या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो शक्ति है, सौवर्ण शक्ति है, उस शक्ति के प्राधिकार के द्वारा जो स्टाम्पित और जो प्रचलित धातु है उस धातु को हम कहते हैं सिक्का। अब भारतीय सिक्का क्या है। तो भारतीय सिक्का धन के रूप में उपयोग लाए जाने के लिए भारत सरकार के प्राधिकार के द्वारा स्टाम्पित और प्रचलित धातु है। इस प्रकार स्टाम्पित और प्रचलित धातु इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए भारतीय सिक्का बनी रहेगी, यद्यपि धन के रूप में उसका उपयोग किया जाना बंद हो गया हो। यानी यह आवश्यक नहीं है कि उस धातु का प्रयोग धन के लिए किया जा रहा हो। अगर वह प्राधिकृत है और स्टाम्पित है धातु तो उसको हम कॉइन के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं इस सेक्शन 230 के, उसमें दे रखा है कौड़ियाँ सिक्के नहीं है, यानी जो पहले कौड़ी प्रचलित थी अब वो सिक्के की डेफिनेशन में नहीं आती हैं। दूसरा, अस्टाम्पित तांबे के टुकड़े यद्यपि वो धन के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं लेकिन उनको हम कॉइन के रूप में डिफाइन नहीं करेंगे। तीसरा, जो मेडल्स होते हैं, पदक होते हैं, वो सिक्के की परिभाषा में नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको हम धन के रूप में उपयोग नहीं ले सकते। चौथा इसका है जिस सिक्के का नाम कंपनी रुपया है उसको हम भारतीय सिक्का कहेंगे, उनको हम इंडियन कॉइन कहेंगे। और इसका पांचवा जो दृष्टांत है वो है फारुखाबाजी रुपया। फारुखाबाजी रुपया जो धन के रूप में भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पहले कभी उपयोग में लाया जाता था, वह भारतीय सिक्का है, यद्यपि वह अब इस प्रकार से उपयोग में नहीं लाया जाता। तो कुल मिलाकर के यही है कि ऐसी मेटल जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड हो वह सिक्के की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगी। अब आता है सिक्के का कूटकरण। तो सिक्के के कूटकरण को सेक्शन 231 के अंतर्गत डिफाइन किया गया है कि जो कोई सिक्के का कूटकरण करेगा या यह जानते हुए सिक्के की कूटकरण की जो प्रक्रिया है उसके किसी भाग को करेगा, यानी कि हमने सेक्शन 28 आईपीसी में पढ़ा था के आसिमनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, उसमें यही बताया गया था कि सिक्के की कूटकरण के लिए नकल हूबहू होना आवश्यक नहीं है। अर्थात नकल हूबहू हो यह हम आवश्यक नहीं समझते। तो यह वह प्रक्रिया के किसी भी भाग को करेगा तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 7 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। इसका जो क्लैरिफिकेशन है, स्पष्टीकरण है, वो यह कहता है जो कोई व्यक्ति असली जो सिक्के है उस असली सिक्के को किसी भिन्न सिक्के जैसा दिखलाए जाने वाला इस आशय से बनाता है कि प्रवंचना की जाए या यह संभाव्य जानते हुए बनाता है कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी, तो वह इस प्रकार का सेक्शन 231 के अंतर्गत जो ऑफेंस है उस ऑफेंस को जो कि वह करता है। अब सेक्शन आ गया हमारा 232 भारतीय सिक्के का कूटकरण। तो भारतीय सिक्के का कूटकरण के अंतर्गत है जो कोई भारतीय सिक्के का कूटकरण करेगा या यह जानते हुए भारतीय सिक्के की कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भी भाग को करेगा तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी वार्षिक कारावास से जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये सभी सेक्शन टाइटल सेक्शन है। सेक्शन 233 के अंतर्गत है सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण को बनाना या बेचना। तो अगर कोई किसी प्रकार का उपकरण बनाएगा जो हमारे कूटकरण के प्रोसीजर में काम आता हो तो उसके लिए हम सेक्शन 233 के अंतर्गत लागू करके उसको दंडित करवाएंगे। सेक्शन 234 भारतीय सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण बनाना या बेचना टाइटल सेक्शन है। 235 सिक्के के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से उसको कब्जे के अंतर्गत रखना यानी पोजीशन में रखना।
तो यदि वह व्यक्ति इस प्रकार से पोजीशन में रखता है, हमने सेक्शन 27 भी आईपीसी के अंतर्गत पढ़ा था, पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे के अधीन संपत्ति। तो जहां पत्नी के अधीन या लिपिक के अधीन या सेवक के अधीन कोई संपत्ति है और वो उसके कब्जे के अंतर्गत है, तो संपत्ति ऐसी मानी जाएगी कि ये संपत्ति मालिक की संपत्ति थी। सेक्शन 27 आईपीसी में डेफिनेशन क्लोज में हमने इस चीज को पढ़ा था। सेक्शन इसमें 235 में हो गया, सिक्के की कोटकरण के लिए उपकरण या सामग्री उपयोग में लाए जाने के प्रयोजन से कब्जे में रखना। सेक्शन 236 में भारत से बाहर का जो सिक्का है उसके कूटकरण का भारत के अंतर्गत, इंडिया के अंतर्गत क्या करना, दुष्प्रेरण, अबेटमेंट करना। और अबेटमेंट को हमने सेक्शन 107 से लेकर के 120 तक हमने इसको पढ़ा था। सेक्शन 237 में है कूटकृत सिक्के का आयात करना या निर्यात करना। तो जो कोई किसी इसमें किसी से कोई सा भी सिक्का है कूटकृत हो, बस किसी भी कंट्री का हो, कूटकृत सिक्का हो, उसका यह जानते हुए आयात करेगा, ये निर्यात करेगा, या यह विश्वास रखने के कारण, रीजन टू बिलीव सेक्शन 36 आईपीसी, उसमें यह विश्वास करेगा कि वह कूटकृत है, भारत में आयातित करेगा या भारत से निर्यातित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जो 3 वर्ष तक की अवधि का जो कि हो सकेगा दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 238 के अंतर्गत है भारतीय सिक्के की कूटकृतियों का आयात निर्यात करना, टाइटल सेक्शन है। 239 सिक्के का परिधान जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, यानी उसकी सिक्के क्या करना, डिलीवरी करना। सेक्शन 240 के अंतर्गत है उस भारतीय सिक्के का परिधान करना जिसका कूटकृत होना कब्जे में आने के समय ज्ञात था, यानी कि जब उस सिक्के का हमने कब्जा लिया था उस समय ही हमको पता था कि इस प्रकार का सिक्का क्या है, कूटकृत सिक्का है। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत यदि पनिशमेंट होगा तो दोनों में से किसी बात की कारोबार जो 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने के रूप में भी दंडित किया जाएगा। सेक्शन 241 में है किसी सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला उस समय जब वह कब्जे में पहली बार आया था कूटकृत होना नहीं जानता था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत जब सामने वालों को पता ही नहीं है कि ऐसा सिक्का कूटकृत है और वह उसकी डिलीवरी कर रहा है, तो पनिशमेंट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, कम। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 2 वर्ष की अवधि तक का कारावास होगा या जुर्माने से जो सिक्के के यानी जो कूटकृत सिक्का है उस कूटकृत सिक्के के मूल्य के 10 गुने तक हो सकेगा या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। सेक्शन 241 में यही था। सेक्शन 242 के अंतर्गत है कूटकृत सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उस समय उसका कूटकृत होना जानता था जब उसके कब्जे के अंतर्गत आया था। और सेक्शन 243 में है भारतीय सिक्के पर ऐसे व्यक्ति का कब्जा जो उसका कूटकृत होना उस समय जानता था जब वह क्या था, उसके कब्जे के अंतर्गत आया था। तो इस प्रकार से ये जो हमारे सेक्शन है ये सभी टाइटल सेक्शंस हैं। इनमें केवल हमको मेनली 230 सेक्शन पढ़ना है जिसमें भारतीय सिक्के की जो डेफिनेशन है वो दे रखी थी। सेक्शन 200 जो हमारा इसमें 200 इसमें 243 इसके अंतर्गत हो ही गया था और 244 के अंतर्गत यही है टकसाल में नियोजित व्यक्ति के द्वारा सिक्के का वजन या मिश्रण से भिन्न कारित किया जाना जो विधि के द्वारा नियत है। 245 में टकसाल से सिक्का बनाने का उपकरण विधि विरुद्ध रूप से लेना। 246 में कपट पूर्वक या बेईमानी पूर्वक सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण में किसी प्रकार से परिवर्तन करना, यानी मिक्सचर को चेंज करने का ऑफेंस भी सेक्शन 246 के अंतर्गत है। 247 में कपट पूर्वक या बेईमानी से भारतीय सिक्के का वजन कम करना या मिश्रण में परिवर्तन करना। 248 में इस आशय से किसी सिक्के का स्वरूप परिवर्तित करना कि वह भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में चला जाए। 249 के अंतर्गत है इस आशय से भारतीय सिक्के का रूप परिवर्तित करना कि भिन्न प्रकार के सिक्के के रूप में वह चला जाए। और 250 के अंतर्गत ऐसे सिक्के का परिधान करना जो इस ज्ञान के साथ कब्जे में आया हो कि उसको परिवर्तित किया गया है। और ये सेक्शन 251 भारतीय सिक्के पर लागू हो जाएगा, यानी भारतीय सिक्के का परिधान जो इस आशय से कब्जे में आया है कि उसे परिवर्तित किया गया है। सेक्शन 252 में ऐसे व्यक्ति द्वारा सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब कि वह कब्जे के अंतर्गत आया। तो सभी सेक्शन टाइटल सेक्शन है। 253 में ऐसे व्यक्ति द्वारा भारतीय सिक्के पर कब्जा जो उसका परिवर्तित होना उस समय जानता था जब वह उसके कब्जे के अंतर्गत आया। और 254 के अंतर्गत है सिक्के का असली सिक्के के रूप में परिधान जिसका परिधान करने वाला व्यक्ति उस समय जब वह
उसके कब्जे में पहली बार आया था, परिवर्तित होना नहीं जानता था। तो ये तो सिक्कों से रिलेटेड ऑफेंस हो गए। अब हम जो ऑफेंस पढ़ेंगे वो ऑफेंस हमारा है स्टाम्प से रिलेटेड, सेक्शन 255। ये इंपॉर्टेंट है। सरकारी स्टाम्प का कूटकरण, यानी कि सरकारी कोई स्टाम्प है उसको हम किस प्रकार से उसको हूबहू उसके जैसा दूसरा स्टाम्प बनाते हैं, उसको हम फिर मार्केट में उसको सेल करते हैं और उसको अस्तित्व के अंतर्गत, एग्जिस्टेंस के अंतर्गत उसको लाते हैं। तो सेक्शन 255 के अंतर्गत है जो कोई सरकार के द्वारा राजस्व के प्रयोजन के लिए प्रचलित किसी स्टाम्प का कूटकरण करेगा या यह जानते हुए कूटकरण की प्रक्रिया के किसी भाग को करेगा कि वह आजीवन कारावास से, दोनों में से किसी वादी कारावास से 10 वर्ष तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा और उसको जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो ये दे रखा है, वह व्यक्ति इस अपराध को करता है जो कि एक अभिधान के किसी असली स्टाम्प को भिन्न अभिधान के असली स्टाम्प के समान दिखा देने वाला बनाता है। तो वही किया से मनामसिट ऑफ तमिलनाडु का जो केस था उसमें यही बताया गया था कि हूबहू नकल होना आवश्यक नहीं है, केवल यह होना आवश्यक है कि इसका प्रयोग हम कूटकरण के लिए कर रहे हैं। 256 में है सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण या सामग्री को कब्जे के अंतर्गत रखना, यानी कि पजेशन के अंतर्गत रखने का जो ऑफेंस है वो 256 में हो गया। 257 में सरकारी स्टाम्प के कूटकरण के लिए उपकरण के लिए बनाना या बेचना। 258 में कूटकृत सरकारी स्टाम्प का विक्रय कार्य करना। 259 में सरकारी कूटकृत स्टाम्प को कब्जे में रखना। 260 में किसी सरकारी स्टाम्प को कूटकृत जानते हुए उसे असली के रूप में प्रयोग में लाना, तो ये भी एक बड़ा ग्रेवियस ऑफेंस है। सेक्शन 261 में है इस आशय से सरकार को हानिकारक हो उस पदार्थ पर से जिस पर सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है लेख मिटाना या दस्तावेज से वह स्टाम्प हटाना जिसके लिए पदार्थ उपयोग में लाया गया है। सेक्शन 262 में ऐसी सरकारी स्टाम्प का उपयोग जिसके बारे में ज्ञात है कि उसका पहले उपयोग हो चुका है। और सेक्शन 263 में है स्टाम्प के उपयोग किए जा चुकने के द्योतक चिन्ह को छील करके मिटाना। और सेक्शन 263A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बनावटी स्टाम्पों का प्रतिषेध करना, यानी जो कोई किसी बनावटी स्टाम्प को बनाएगा, ये जानते हुए चलाएगा, उसका व्यवहार करेगा, उसका विक्रय करेगा, उसको डाक संबंधी प्रयोजनों के लिए वह उपयोग में लाएगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे के अंतर्गत उसको रखेगा। तीसरा है इसमें बनाने के लिए किसी डाई पट्टी उपकरण या सामग्री को बनाएगा या विधिपूर्ण प्रति हेतु के बिना अपने कब्जे के अंतर्गत रखेगा तो वह 200 रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब इसमें इसका सब क्लोज 2 है, वो कहता है कोई ऐसा स्टाम्प, कोई बनावटी स्टाम्प, डाई पट्टी उपकरण या सामग्री जो किसी व्यक्ति के कब्जे में हो अभिगृहित की जाएंगी, समाप्त उनको कर लिया जाएगा। और इस प्रकार से यह सेक्शन धारा 255 से लेकर के 263 तक में इन दोनों धाराओं के अंतर्गत सरकार के अंतर्गत दोनों प्रकार की जो कि है वो सरकार सम्मिलित हैं, जिनको हम राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा है उस कक्षा में सेक्शन 230 से लेकर के सेक्शन 263A यानी कि कॉइन की डेफिनेशन से लेकर स्टाम्प तक जो कूटकरण है उसका जो प्रतिरूपण है उस प्रतिरूपण के बारे में हमने पढ़ा। आगे की जो कक्षा है उस आगे की कक्षा से हम सेक्शन 264 से लेकर के पढ़ेंगे। उससे आगे हम फिर 268 के अंतर्गत न्यूसेंस की डेफिनेशन है और न्यूसेंस से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं उन ऑफेंसों का अध्ययन करेंगे। तो आज की कक्षा के लिए कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस ही, आगे के लिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।